दुनिया का सबसे चर्चित और एडवांस माने जाने वाला फाइटर जेट F-35 इन दिनों लगातार सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह इसकी ताकत नहीं बल्कि इसकी तकनीकी दिक्कतें हैं। हाल ही में कई घटनाओं ने इसे लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ समय पहले भारत के केरल में इसे इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी और लगभग 5 हफ्तों बाद ही यह फिर से उड़ान भर पाया था। अब एक और मामला सामने आया है। इस बार ब्रिटेन की रॉयल नेवी का F-35 जापान में आपातकालीन लैंडिंग के लिए मजबूर हो गया। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार HMS प्रिंस ऑफ वेल्स, जो ब्रिटेन की रॉयल नेवी का एयरक्राफ्ट कैरियर है, जापान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में अभ्यास मिशन पर था जब उड़ान के दौरान जेट में अचानक तकनीकी खराबी आ गई। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि समस्या की असली वजह क्या थी, लेकिन यह लगातार हो रही घटनाएं दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों का ध्यान खींच रही हैं। एक ऐसा जेट जिसे दुनिया का सबसे बेहतरीन फाइटर कहा जाता है, उसके साथ इतने कम समय में बार बार तकनीकी दिक्कतें सामने आना चिंता का विषय है। अगर आप मानचित्र देखें तो इस क्षेत्र के पास चीन, दक्षिण कोरिया और जापान स्थित हैं। जापान में 4 प्रमुख द्वीप हैं: होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। घटना क्यूशु द्वीप के पास हुई जब उड़ान के दौरान जेट में अचानक तकनीकी खराबी आ गई। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि समस्या की असली वजह क्या थी, लेकिन यह लगातार हो रही घटनाएं दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों का ध्यान खींच रही हैं। एक ऐसा जेट जिसे दुनिया का सबसे बेहतरीन फाइटर कहा जाता है, उसके साथ इतने कम समय में बार बार तकनीकी दिक्कतें सामने आना चिंता का विषय है। जापान में यह घटना क्यूशु द्वीप पर स्थित कागोशिमा एयरपोर्ट में हुई, जो देश के दक्षिणी हिस्से में आता है। जानकारी के मुताबिक उड़ान के दौरान तकनीकी गड़बड़ी के बाद इस जेट ने यहां आपातकालीन लैंडिंग की अनुमति मांगी। अंततः एयरपोर्ट पर थोड़ी अफरा तफरी मच गई। नतीजतन अन्य सिविलियन विमानों को लगभग 20 मिनट तक होल्ड पर रखा गया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जापान एयरलाइंस का एक कमर्शियल विमान रनवे पर मौजूद था और ठीक उसके पास F-35 रॉयल नेवी का खड़ा था। अच्छी बात यह है कि किसी तरह की चोट या नुकसान की कोई सूचना नहीं है। यह फाइटर जेट यूनाइटेड किंगडम के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 25 का हिस्सा था, जो उस समय जापान की मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स और US नेवी के साथ संयुक्त अभ्यास कर रहा था। फिलहाल विमान को जापान में ब्रिटिश इंजीनियर्स द्वारा जांचा जा रहा है। अब यह तय किया जाएगा कि यह जेट दोबारा उड़ान भरने की स्थिति में है या नहीं। इससे पहले भी केरल में हुई एक घटना में ऐसा माना गया था कि समस्या ईंधन की कमी से जुड़ी हो सकती है। घटना के बाद जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कई तकनीकी खामियां सामने आती गईं। हालांकि अब तक आधिकारिक रूप से यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि असल समस्या क्या थी, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार संभव है कि गड़बड़ी ऑन बोर्ड सिस्टम या इंजन सेंसर से जुड़ी हो। अच्छी बात यह है कि कोई गंभीर या विनाशकारी विफलता नहीं हुई थी, जैसा कि शुरुआती अटकलों में माना जा रहा था। भारत में हुई पिछली घटना की बात करें तो इंडियन ओशन में मौजूद HMS प्रिंस ऑफ वेल्स एयरक्राफ्ट कैरियर से ब्रिटेन का F-35 उड़ान पर था। उस समय शुरू में यही कहा गया कि ईंधन की कमी के चलते इसे लैंड कराना पड़ा, लेकिन बाद में जांच में पता चला कि असल कारण हाइड्रोलिक सिस्टम की खराबी थी, जिसके चलते इसे त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। यह खास तौर पर महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग क्षमता वाले इस विमान में हाइड्रोलिक सिस्टम सीधे थ्रस्ट और लैंडिंग गियर को नियंत्रित करता है। उस समय स्थिति यह थी कि यह जेट लगभग पूरे 5 हफ्ते तक केरल में ही खड़ा रहा। देरी का कारण यह बताया गया कि इसके लिए जरूरी स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस टीम को यूनाइटेड किंगडम से लाना पड़ा और इसमें एक्सपोर्ट कंट्रोल नियमों व लॉजिस्टिक चुनौतियों की वजह से काफी समय लग गया। चूंकि 11:30 के ऑपरेशन से जुड़े कुछ कंपोनेंट्स बेहद संवेदनशील थे, इसलिए उनके ट्रांसपोर्ट में अतिरिक्त सावधानी बरती गई। अंततः 2 जुलाई को, यानी लगभग 5 हफ्ते बाद, यह जेट उड़ान भरकर ऑस्ट्रेलिया में अपने कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में फिर से शामिल हो गया। यह घटना भारत में सोशल मीडिया पर काफी चर्चा का विषय बनी। यहाँ तक कि केरल टूरिज्म ने मजाकिया अंदाज में लिखा, केरल इतना शानदार है कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता, पूरी तरह सिफारिश की जाती है। वहीं चीनी और रूसी मीडिया ने भी इस वाक़ये पर तंज कसे। अब सवाल यह है कि ये घटनाएं इतनी अहम क्यों मानी जा रही हैं? सबसे पहले तो इसकी तकनीकी जटिलता को समझना जरूरी है। F-35 दुनिया के सबसे उन्नत और महंगे लड़ाकू विमानों में गिना जाता है। इसकी कीमत प्रति यूनिट 100 मिलियन पाउंड से भी अधिक है। इस विमान में अत्याधुनिक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, लिफ्ट फैन और कई हाईटेक कंपोनेंट्स का इस्तेमाल होता है। इसकी सबसे बड़ी खासियतों में से एक है शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग की क्षमता। दुनिया में बहुत कम फाइटर जेट हैं
जो यह कर पाते हैं, लेकिन यही जटिलता इसकी कमजोरी भी बन जाती है क्योंकि इसका मेंटेनेंस बेहद महंगा और समय लेने वाला होता है। साथ ही फील्ड में खराबी आने पर जोखिम काफी बढ़ जाता है। लॉजिस्टिक्स के मामले में यूएस एयरफोर्स के पास तो F-35 का बड़ा बेड़ा और कई फॉरवर्ड डिप्लॉयड मेंटेनेंस हब हैं, लेकिन यूके की स्थिति अलग है। वह सीमित संख्या में ही इन जेट्स को ऑपरेट करता है और उसके पास कुछ ही अग्रिम मरम्मत केंद्र मौजूद हैं। ऐसे में अगर आपातकालीन लैंडिंग बेस से काफी दूर हो तो जरूरी स्पेयर पार्ट्स, सटीक उपकरण और प्रशिक्षित इंजीनियर्स को मौके पर पहुंचाने में काफी समय लग जाता है। भू राजनीतिक दृष्टिकोण से भी यह संवेदनशील मामला है। भारत और जापान को आप यूनाइटेड किंगडम के इंडो पैसिफिक सहयोगी मान सकते हैं, इसलिए इन जगहों पर ऐसी घटनाएं होने के बावजूद सुरक्षा का संतुलन बना रहता है। लेकिन सोचिए, अगर यही स्थिति चीन के नजदीक या उसकी सीमा के भीतर होती तो यह न केवल यूके बल्कि अमेरिका के लिए भी F-35 से जुड़े बड़े खतरे का कारण बन सकती थी। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भी इस घटना पर तंज कसते हुए कहा कि यूके की समुद्री महत्वाकांक्षाएं असल में उसकी यह अक्षमता दिखाती हैं कि वह प्रशांत क्षेत्र में हाईटेक डिप्लॉयमेंट को प्रभावी तरीके से अंजाम नहीं दे सकता। रूसी सरकारी मीडिया ने भी इसी तरह व्यंग्य किया कि यूके एक ऐसा साम्राज्य जिसके जेट्स वर्कशॉप में पड़े हैं। यानी संकेत यह था कि ब्रिटेन के लड़ाकू विमान उड़ान भरने के बजाय मरम्मत में अधिक समय बिता रहे हैं। अब इस पूरे मामले का रणनीतिक पहलू समझना जरूरी है। सवाल उठता है कि ब्रिटेन का F-35 इंडो पैसिफिक में था ही क्यों? दरअसल यूके का कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 25 वहां इस उद्देश्य से तैनात है कि वह इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखा सके और साथ ही अपने सहयोगियों अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ मिलकर चीन की बढ़ती नौसैनिक शक्ति का मुकाबला कर सके। विशेष रूप से दक्षिण चीन सागर में बीजिंग की बढ़ती उपस्थिति को देखते हुए यह एक तरह का शक्ति प्रदर्शन भी है। इस ग्रुप का फ्लैगशिप एयरक्राफ्ट कैरियर HMS प्रिंस ऑफ वेल्स है, जिसमें ब्रिटिश और यूएस मरीन कॉर्प्स के F-35 दोनों शामिल होते हैं। ये जेट्स ब्रिटेन की इंडो पैसिफिक टिल्ट रणनीति के केंद्र में हैं। ब्रेक्जिट के बाद यूके कोशिश कर रहा है कि वैश्विक व्यापार मार्गों और समुद्री सुरक्षा में अपना प्रभाव बनाए रखे। इसके बावजूद जब तस्वीरें या अन्य विजुअल्स सार्वजनिक होते हैं तो अक्सर उनमें से तकनीकी विवरण विदेशी खुफिया एजेंसियों तक पहुंच सकते हैं। इससे संवेदनशील जानकारी शत्रु देशों के हाथ लगने का खतरा बढ़ जाता है। कूटनीतिक दृष्टि से ऐसी परिस्थितियों में मेजबान देश के साथ अत्यधिक तालमेल की आवश्यकता होती है। जापान और भारत दोनों ने इन हालात को पेशेवर तरीके से संभाला, लेकिन अगर ऐसी समस्याएं बार बार सामने आती हैं तो न केवल जेट की प्रतिष्ठा बल्कि उसके वैश्विक गुडविल पर भी असर पड़ सकता है। अगर घटनाओं की टाइमलाइन देखें तो भारत में यह मामला 14 जून को हुआ था, जब तिरुवनंतपुरम में इसे हाइड्रोलिक सिस्टम फेल होने के कारण आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। यह विमान लगभग 5 हफ्ते तक वहीं खड़ा रहा। वहीं 10 अगस्त को जापान में हुई ताजा घटना में प्रारंभिक रिपोर्ट्स में मैकेनिकल फॉल्ट की आशंका जताई गई है। फिलहाल यह कितने समय तक ग्राउंड रहेगा, इस पर स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। अक्सर शुरुआत में कहा जाता है कि समस्या मामूली है, लेकिन बाद में बड़ी खराबी निकल आती है। इन घटनाओं ने F-35 को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ रिपोर्ट्स तो यह भी बता रही हैं कि जिस तरह ट्रंप द्वारा टैरिफ लगाए जा रहे हैं, उसकी वजह से यूरोप के कई देश जैसे स्पेन इस विमान को खरीदने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। उम्मीद है कि अब आपको यह पूरा मामला विस्तार से और स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा।